एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज थे और कई पुराने आपराधिक मामलों में उसको सज़ा भी हो चुकी थी। और उस व्यक्ति को ये भी मालूम था कि आने वाले जो मामले हैं, उन मामलों के अंदर उसे और भी सज़ा हो सकती है। अब ये व्यक्ति सोच रहा था कि किसी भी तरीके से आने वाले मामलों में जो सज़ा होगी, ये उस सज़ा से बच सके। इसके लिए ये कई सारे जतन करता है। लेकिन इसके दिल में डर और खौफ भी था। अब इसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके बाद में ये बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास के जो वकील होते हैं, उनको हायर करता है। लेकिन दोस्तों, अगर टॉप क्लास का वकील होगा तो उसकी फ़ीस भी अच्छी होगी। लिहाज़ा उन वकीलों की फ़ीस को भरने के लिए ये अपने तमाम दोस्तों से कर्ज़ा लेता है, साथ के साथ बैंकों से लोन भी लेता है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, वक़्त गुज़रने के साथ में अब इसके ऊपर 3 तरीके का प्रेशर होने लगा था। पहला प्रेशर कोर्ट का था। इसको लग रहा था कि कोर्ट से उसको सज़ा हो जाएगी। दूसरा प्रेशर जिन दोस्तों से पैसा कर्ज पे लिया था, वकील को दिया था, उस दोस्तों का भी प्रेशर था कि भाई पैसा लौटाओ। तीसरी तरफ बैंकों से इसने लोन भी ले रखा था। बैंकों की किस्त भी थी। लगातार 3-3 तरीके के प्रेशर इस व्यक्ति के ऊपर पड़ रहे थे। अब ये व्यक्ति सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें जो मेरे ऊपर लोन चल रहे हैं, जो मेरे ऊपर कर्जे हैं, ये भी मुझे ना देने पड़े और मुझे सज़ा भी ना मिले। इसलिए ये व्यक्ति एक ऐसा दिमाग लगाता है, जो शायद ही पहले हमारे देश के अंदर किसी ने लगाया हो। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर कोई डिफरेंट कहानी सुनाइए। आज ये कहानी बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंट है। रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। चलते हैं, सीधा-सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूँ अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होती है। और इसी प्रयागराज के अंदर एक गाँव पड़ता है, करेहा गाँव। इसी करेहा गाँव के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम फ़िरोज़ अहमद होता है। उम्र लगभग इसकी 45 साल के आसपास है। और ये जो फ़िरोज़ अहमद था, ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में रहता है। लेकिन फ़िरोज़ अहमद की अगर बात की जाए, तो फ़िरोज़ अहमद जब 19 से 20 साल के आसपास था, तब उस समय इसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हो चुका था। वक़्त बढ़ा, समय गुज़रा, क्योंकि फ़िरोज़ अहमद पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। लगातार समय बढ़ते-बढ़ते फ़िरोज़ अहमद के ऊपर लगातार जो मुकदमे थे, वो भी लगातार चलते रहते हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि अगर किसी के ऊपर मुकदमा होगा, तो मुकदमा जब पहले तो पुलिस समझा-बुझा के भेज देती है, लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुँचता है, तो वहाँ से इसे जेल होती है। उसके बाद में इसे नैनी जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब नैनी जेल के अंदर पहुँचता है, तो वहाँ पर ये और भी बड़े-बड़े अपराधियों से मिलता है। दोस्तों, एक कहावत है कि जब भी कोई अपराधी जेल के अंदर जाता है, तो जाता तो वो सुधरने के लिए है। लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि अपराधी और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं जेल में जाने के बाद में, क्योंकि वो अपने से बड़े अपराधियों से मिलते हैं, जबकि जेल होती है सुधार के लिए। अब ये वहाँ पर जाता है और बड़े-बड़े अपराधियों से मिलता है, उसके बाद छूट के आता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर कई और मुकदमे लगते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि 22-23 साल का होते-होते फ़िरोज़ अहमद के ऊपर लगभग 2 दर्जन से मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस इसको फिर पकड़ती है, फिर जेल जाता है, फिर ज़मानत पे छूट के आता है, फिर कोई गलत काम करता है, पुलिस फिर पकड़ती है, फिर जेल में जाता है, फिर कोई गलत काम करता है। इसी तरीके से ये जो क्रम था, ये जो सिलसिला था, लगातार यूँ ही चलता रहता है। ये सिलसिला लगातार चलते-चलते वक़्त कब गुज़रता रहता है, किसी को कानो-कान खबर नहीं मिलती है। और ये जो फ़िरोज़ था, इसके अपराधों की जो फ़हरिस्त होती है, यूँ ही फैलती जाती है, यूँ ही बिखरती जाती है। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रने के साथ में अब फ़िरोज़ की उम्र लगभग 45 साल के आस-पास हो चुकी थी। और 45 साल आते-आते फ़िरोज़ अहमद के ऊपर अनगिनत आपराधिक मामले दर्ज थे। और कई मामले इतने ज़्यादा संगीन थे कि जिसमें फ़िरोज़ को बहुत ज़्यादा सज़ा हो सकती थी। यानी 20 से 30 साल की भी सज़ा इसको हो सकती थी। अब फ़िरोज़ के मन में ये भय था, ये डर था कि अगर उसको बड़ी सज़ा होगी, तो फिर वो क्या करेगा? अब दूसरी तरफ फ़िरोज़ सोचता है कि इन आपराधिक मामलों में केस लड़ने के लिए उसे बड़े अच्छे वकील चाहिए। अब अच्छे वकील चाहिए तो उन्हें अच्छे पैसे भी देने पड़ेंगे, अच्छी फ़ीस भी देनी पड़ेगी। लिहाज़ा फ़िरोज़ अब ऐसा करता है कि अच्छे और टॉप क्लास वकील को हायर करता है और उसके बाद में उनकी फ़ीस के लिए अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से पैसे उधार माँगता है। एक समय तक तो पैसे मिलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद में जब पैसे मिलना बंद हो जाते हैं दोस्तों, यारों से, तो उसके बाद में ये बैंक का रुख करता है। यहाँ जहाँ पर कुछ गहने गिरवी रखता है, कहीं से पर्सनल लोन लेता है।
इसी तरीके से बैंक के साथ में भी ये फ्रॉड करता है और पैसे सारे वकीलों पे लगा देता है। अब जो फिरोज़ अहमद था, इसकी जान और चक्कर में पड़ चुकी थी। क्योंकि एक तरफ वो तारीख के नज़दीक आ रही थी जिन तारीख को इसको इसको सज़ा सुनाई जानी थी। दूसरी तरफ लोगों का प्रेशर इसके ऊपर लगातार था कि भई हमारे पैसे लौटाओ। अच्छा, बैंकों से भी लगातार दबिश डाली जा रही थी कि भई पैसे लौटाओ। अब फिरोज़ अहमद ये समझ नहीं पा रहा था कि अगर वो कोर्ट से बच भी गया तो उसके रिश्तेदार उसको जेल भेजा देंगे 420 के केस में। और उसके बाद में अगर दोस्तों से भी बच गया, रिश्तेदारों से भी बच गया, तो बैंक वाले उसको जेल भेजा देंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि यार वो सारे लोगों से बच जाए, उसे किसी का पैसा भी ना देना पड़े और उसको सज़ा भी ना हो। लिहाजा इस तमाम तरीके के आइडिया आ ही इसको रहे थे। उस समय ये नैनी जेल के अंदर था। अब दोस्तों, जेल के अंदर जितने भी कैदी होते हैं, पुराने कैदी होते हैं, वो एक दूसरे से अपना मशवरा शेयर करते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुम कैसे मुजरिम बने, तुम कैसे कातिल बने, तुमने कैसे चोरी की, कैसे तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया। ये तमाम तरीके की चीज़ें जब एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति उसमें से ऐसा होता है जो बताता है कि मैं मर्डर करने के बारे में ना मैंने कभी सोचा था और ना मेरा कभी इरादा था। लेकिन सावधान इंडिया देखकर मुझे इरादा आया। मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर रास्ते का कांटा निकाल दूँगा तो पकड़ा जाऊँगा नहीं। इसलिए मैंने सावधान इंडिया देखकर ये सब कुछ किया था। लिहाज़ा फ़िरोज़ अहमद भी सोचता है कि अगर सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इसमें उसे कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए जिसमें वो बच निकले और ऐसा हो कि ना पैसे देने पड़े, ना सज़ा हो उसको। लेकिन फ़िरोज़ अहमद ये भूल चुका था कि जो व्यक्ति उसे ये बता रहा था कि उसे सावधान इंडिया देखकर आइडिया आया है, तो वो व्यक्ति खुद जेल के अंदर था। तो वो कैसे बच पाया? वो तो बच ही नहीं पाया। यानी पुलिस की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। अब दूसरी तरफ फ़िरोज़ अहमद जो होता है, ये सावधान इंडिया देखना शुरू करता है। लगातार कई सारे एपिसोड खंगालता है, सैकड़ों एपिसोड देख डालता है। अच्छा, उसमें एक एपिसोड ऐसा आता है जहाँ से फ़िरोज़ अहमद को थोड़ा आइडिया मिलता है। दरअसल उस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि एक मुजरिम है। अब वो अपने आप को बेगुनाह साबित तो कर नहीं सकता, इसलिए वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है। अब नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करे? इसलिए वो अपनी तरह दिखने वाले एक व्यक्ति का कत्ल करता है, उसके चेहरे को बिगाड़ देता है और पुलिस में हर जगह ये शो कर देता है कि जो वो क्रिमिनल था, उसी की मौत हो चुकी है। अब जब उसी की मौत हो जाएगी तो फिर आपराधिक मामले किस पर चलेंगे? इसलिए उसके मामले क्लोज़ हो जाते हैं। उसके बाद में वो जो व्यक्ति होता है, अपनी सीधा और सादा जो जीवन होता है, उसको जीना शुरू करता है। अब यही सारी चीज़ें फ़िरोज़ अहमद के दिमाग में भी अड़ चुकी थी। क्यों ना उसे कोई अपनी तरह दिखने वाला व्यक्ति मिल जाए, वो उसका कत्ल कर कर उसको मृत्यु उसकी दिखा दे, उसके बाद वो बच सकता है। लेकिन दोस्तों, अपनी जैसी शक्ल का व्यक्ति ढूँढना ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क था। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, हमें लगता है कि फलाँ थे, लेकिन जब सामने जाते हैं, शक्ल देखते हैं तो वो किसी और की। यानी कद-काठी तो सेम होती है लेकिन शक्ल नहीं मिलती। अगर शक्ल की बात की जाए तो कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि इसी दुनिया के अंदर एक व्यक्ति की शक्ल के तकरीबन 7 लोग होते हैं। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि 7 लोग एक ही शहर के अंदर होंगे या फिर एक ही ज़िले के अंदर होंगे या फिर एक ही देश के अंदर होंगे, एक ही प्रदेश के अंदर होंगे या फिर एक ही महाद्वीप के अंदर होंगे। अब 200 से प्लस देश हैं तो ऐसा तो नहीं है कि क्या पता किसी और देश में हो, किसी और लैंग्वेज में बात करता हो। तमाम तरीके की चीज़ें तो होती रहती हैं। लिहाज़ा इसके बाद में ये जो व्यक्ति था फ़िरोज़ अहमद, अपने 2 दोस्तों से मिलता है। एक का नाम शिव बाबू होता है, एक का नाम शमशेर होता है। इनसे कहता है कि यार ऐसा-ऐसा करना है। अच्छा, शिव बाबू और शमशेर इस फ़िरोज़ अहमद से कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तुम जिसको मरा हुआ दिखाओ, वो तुम्हारे जैसा दिखता हो। बस उसकी कद-काठी तुम्हारे जैसी होनी चाहिए, बाकी चेहरा हम बिगाड़ देंगे। उसके बाद में ये हम प्रूफ़ कर सकते हैं कि जो मरने वाला व्यक्ति था वो फ़िरोज़ अहमद ही था। अब ये बात जो थी वो कहीं न कहीं फ़िरोज़ अहमद के दिमाग में आ जाती है। अब उसके बाद में फ़िरोज़ अहमद और उसके दोनों दोस्त यानी शिव बाबू और शमशेर, ये तीनों लोग मिलकर फ़िरोज़ अहमद की तरह दिखने वाला, कद-काठी वाला एक व्यक्ति को ढूँढना शुरू करते हैं। और दोस्तों, ऐसा करते-करते इन्हें लगभग 3 महीने का और समय गुज़र जाता है। आखिरकार इन्हें प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, जिसकी कद-काठी जो थी बिल्कुल फ़िरोज़ अहमद की तरह थी। अब ये व्यक्ति दिख तो रहा है लेकिन इस व्यक्ति का कत्ल करना है। कत्ल करके ये दिखाना है कि ये वही डेड बॉडी जो है फ़िरोज़ अहमद की है। लेकिन इस व्यक्ति का एकांत जगह पर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब एकांत जगह पर ये कैसे पहुँचे? लिहाज़ा वहीं पर यात्री बनकर ये लोग उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। तो वो बताता है कि उसका नाम सूरज गुप्ता है। अब जैसे ही ये बताता है कि सूरज गुप्ता है, उससे दोस्ती वगैरह हो जाती है। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है, चूँकि वो वहीं पर रहने वाला था।
आया बाहर से था, लेकिन यहीं पर किसी कामकाज की तलाश में आया होगा। लिहाजा उसे ये एक दिन शराब का ऑफर देते हैं सूरज गुप्ता, जो कि शराब पिया करता था। अब सूरज गुप्ता भी सोचता है कि शराब पीने के लिए ये लोग बुला रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने ज़्यादा सभ्य लोग हैं। लिहाजा सूरज गुप्ता चला जाता है। जैसे ही सूरज गुप्ता एकांत में पहुंचता है, ये लोग अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालते हैं और सूरज गुप्ता की जो जो सर होता है उसको उसके धड़ से अलग करते हैं। अब धड़ थोड़ी देर तक तो भड़कता रहता है, उसके बाद शांत हो जाता है। अब जब शांत हो जाता है, उसके बाद सर को ये कपड़े में बांध देते हैं। धड़ पड़ा हुआ है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो हिंदू था और जिस व्यक्ति को मृत्यु दिखानी है उसका नाम फिरोज अहमद है, यानी वो मुसलमान है। तो उसके बाद में ये सूरज गुप्ता के प्राइवेट पार्ट को भी काटते हैं। उसके बाद में उसके धड़ पर पेट्रोल वगैरह छिड़क कर आग लगा देते हैं। उसके बाद में फिरोज अहमद की जो आइडेंटिटी थी, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, ये सारी चीज़ें उस डेड बॉडी के पास में फेंक देते हैं और वहाँ से सर को ले जाकर नदी में फेंक देते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन फिरोज अहमद को वहाँ से भागने से पहले अपनी पत्नी को भी समझाना था। वो अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से समझाता है, नजमा को। वो कहता है कि देखो, इस तरीके से मैंने किया है और ये प्लान है। तुम्हें इस तरीके से एक्टिंग करनी है, इस तरीके से बिहेवियर दिखाना है। पत्नी तैयार हो जाती है। उसके बाद में अगले दिन यानी नवंबर के महीने में जो डेड बॉडी थी, ये कुछ लोगों को दिखाई पड़ती है। मामला पुलिस में पहुंचता है। पुलिस आती है, छानबीन करती है। छानबीन करती है तो पाती है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि फिरोज अहमद की है, क्योंकि वहां से घटनास्थल से जो ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिला था वो किसी और का नहीं था बल्कि फिरोज अहमद का था। प्लान एक तरीके से फिरोज अहमद का सक्सेसफुल हो चुका था। वो जो दिखाना चाह रहा था वो ही हो चुका था। अब पुलिस नजमा को खबर करती है, फिरोज अहमद की पत्नी को। पत्नी पहुंचती है। पहुंचने के बाद में कहती है कि हाँ, उसके पति का कत्ल हो चुका है। वो दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है। पत्नी रोती है, दहाड़े मार मार कर इस तरीके से दिखाने की कोशिश करती है, बिल्कुल रियल एक्टिंग करती है। अब दोस्तों उसके बाद में डेड बॉडी का पंचनामा कर कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब डेड बॉडी का प्री मॉर्टम होता है, तो उसमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिससे ये चीज़ें जो होती हैं 90 डिग्री तक पलट जाती हैं। दरअसल जो मरने वाला व्यक्ति था उसके हाथ पर कुछ गुदा हुआ था। हालांकि जलने की वजह से वो थोड़ा बहुत धुंधला तो हुआ था, लेकिन उसकी पहचान अच्छे से हो सकती थी। उसके हाथ पर एक त्रिशूल बना हुआ था और महादेव की तस्वीर बनी हुई थी। अब कोई व्यक्ति अगर मुसलमान है तो वो अपने हाथ में त्रिशूल और महादेव की तस्वीर क्यों बनाएगा? लिहाजा पुलिस वालों को डाउट होता है। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे उस घटनास्थल पर फिर से पहुंचते हैं, बहुत बारीकी से छानबीन करते हैं। तो वहां पर पुलिस वालों को एक पर्ची मिलती है। जाहिर सी बात है कि ये जो पर्ची थी ये फिरोज अहमद की निगाह से बच चुकी थी, नहीं तो उस पर्ची को भी शायद गायब कर दिया जाता। अब उस पर्ची पर एक नंबर लिखा होता है। पुलिस वाले उस नंबर पर कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में पूछते हैं कि तुम कहाँ के हो? तो बताया जाता है कि हम बिहार के बक्सर से बोल रहे हैं। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे घर से कोई व्यक्ति ऐसा कहीं काम के लिए आया था प्रयागराज में। तो बताया जाता है कि हाँ, सूरज गुप्ता कामकाज की तलाश में प्रयागराज गए हुए हैं, लेकिन 2 दिन से उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। लिहाजा पुलिस वाले बताते हैं कि सूरज गुप्ता का कत्ल हो चुका है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी जो है परिवार वालों के लिए रवाना कर दी जाती है। लेकिन इधर सवाल ये था कि जो फिरोज अहमद है, आखिर ये कहाँ है? अब पुलिस वाले वापस से फिरोज अहमद की पत्नी नजमा के पास पहुंचते हैं। नजमा से पूछताछ करते हैं। नजमा फिर वही बातें बताती है कि उसके पति का कत्ल हुआ है। बस इतनी ही बात उसे पता है, बाकी क्या है उसे कुछ नहीं पता। हालांकि जो नजमा थी ये किसी भी मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं थी, इसलिए पुलिस वाले उससे कुछ सख्ती भी दिखाते नहीं है। उसके बाद में फिरोज अहमद की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया जाता है। मुखबिरों का जो ग्रुप होता है उसको भी सक्रिय किया जाता है। और थोड़ा समय गुजरता है, एक मुखबिर पुलिस को आके बताता है कि फिरोज अहमद फला फला जगह पर है। अब पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि हाँ, एक व्यक्ति तो है, लेकिन उसका जो घर का माहौल है वो पूरी तरीके से ऐसा माहौल है जैसे कोई हिंदू परिवार का व्यक्ति होगा। बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बार धार्मिक मामले को लेकर ये हमें धोखा भी दे चुका है, इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो एक बार इससे पूछताछ कर लेते हैं। लेकिन जब पुलिस उसके घर के अंदर एंटर होती है तो वो व्यक्ति इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो पुलिस के ऊपर फायर कर देता है और उसके बाद में स्कूटी से भागने लग जाता है। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस भी उसकी तरफ फायर करती है, जो गोली एक उसके पैर में लगती है। उसके बाद उसे पकड़ा जाता है और उसके बाद में उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि फिरोज अहमद है। बहरहाल इस व्यक्ति को पकड़कर जेल भेजा गया है और मामला अभी कोर्ट में है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात होती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सावधान इंडिया का एपिसोड देखकर एक व्यक्ति इतना ज़्यादा शातिर क्रिमिनल बन गया
बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा बड़ा मैसेज इस कहानी के अंदर ये था कि जो व्यक्ति सूरज गुप्ता जो बिहार के बक्सर से आए थे वे प्रयागराज में काम करने के लिए, बाहर आकर उन्होंने किसी अननोन पर इस तरीके से भरोसा कर लिया और उसके बाद में अंजाम आप सभी लोगों ने देखा। तो आज के इस दौर में किसी अननोन पर इतनी आसानी से भरोसा करना भी बिल्कुल सही नहीं है। क्या पता कौन अपने हित के लिए तुम्हारे साथ क्या कुछ कर दे। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी। इस कहानी के बारे में आप जो भी सोचते हो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।